और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अनदर हॉरर स्टोरी। कभी कभी आप जो आंखों से देखते हैं वो आपको सच लगता है, पर क्या वो सच होता है, उसकी गारंटी क्या है? वेल, सार्थक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने कुछ ऐसा देखा जिसको देख के वो आज तक सोचता है वो क्या था। तो सुने, ऐसा क्या हुआ था सार्थक के साथ। सार्थक की पोस्टिंग स्टील प्लांट में जैसे ही आई, वैसे ही घर वालों ने उसको दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। उसने घर वालों को समझाया कि जब तक नई नौकरी नहीं मिलती उसको वहां जाना होगा। स्टील प्लांट शहर से दूर था, इसलिए कंपनी वालों ने उसको वहीं रहने के लिए घर दे दिया। छोटी जगह में सार्थक जैसे फ्रेशर के लिए भी एक बहुत अच्छी बड़ी एकोमोडेशन मिल गई थी। अच्छा खासा बंगला सा था, आगे गार्डन था, और वैसे भी मुंबई के छोटे मकानों के सामने तो वो बहुत आलीशान बंगला टाइप लग रहा था। सार्थक के पहले दिन उसको स्टील प्लांट में जो इज्जत मिल रही थी उससे वो गदगद हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश यहाँ पे मुंबई जैसी फैसिलिटीज होती तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं बस जाता। वेल, उसको भी पता था हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। पहले ही दिन उसकी मुलाकात प्लांट सुपरवाइजर सुरेश से हुई। वो स्टील प्लांट में पिछले 30 साल से काम कर रहे थे। उनकी उम्र ऑलमोस्ट सार्थक के पापा जितनी होगी, इसलिए वो उनकी सब बातें ध्यान से सुन रहा था। सारे नोट्स लिखने के बाद सार्थक अपने नए घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से सुरेश जी ने उसको बुलाया। अच्छा सुनो सार्थक, तुम 5 नंबर बंगलों में रह रहे हो ना? वहाँ थोड़ा ध्यान से रहना, रात को बाहर मत जाना। कभी कभार आसपास के लोकल्स तंग करने आते हैं। याद रहे, चाहे बाहर कितनी भी आवाज हो रही हो, बाहर मत जाना, इग्नोर करना। सार्थक को ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगा। एक तो पहली बार वो घर से दूर रह रहा था, ऊपर से ये बात सुन के उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। उसने अपने दोस्त चिन्मय को फोन लगाया और ये सब बताया। चिन्मय ने कहा, अरे यार, ये छोटे शहर में ना मॉल वॉल नहीं होने के कारण लोग वेले होते हैं, उनको कहानी वहानी बनाना ना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तू उस सुरेश अंकल की बात को इग्नोर कर, अपने बंगलों में मस्त रह। मैं भी वहां आऊंगा, पार्टी करेंगे साथ में। सार्थक को चिन्मय की बात वाजिब लगी और अपने घर की ओर चल पड़ा। रात होते ही उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। जितना सुंदर ये घर सुबह लग रहा था, उतना डरावना ये रात को लग रहा था। कंपनी के ये बंगलों एक दूसरे से काफी दूर बने थे। एक बंगलों से दूसरे बंगलों में जाओ तो करीबन पैदल 5 मिनट लग जाते। रात के 9 बजे ही वहां एकदम सन्नाटा हो गया, अनलाइक मुंबई जहां रात भर शोरगुल सुनाई देता था। सार्थक ने उस सन्नाटे को काटने के लिए टीवी चला दिया। मन भी बहल रहा था और नींद भी आने लगी। सुबह से पैकिंग अनपैकिंग के चक्कर में वो काफी थक गया था। सार्थक नींद से झटके खा ही रहा था कि उसको बाहर गार्डन में लगे झूले की आवाज आने लगी। सार्थक को लगा शायद हवा से झूला हिल रहा है। उसने उस आवाज को इग्नोर किया और टीवी की आवाज तेज कर दी। फिर उसने नाइट लैम्प ऑन किया और ब्लैंकेट ओढ़ के सोने लगा। नाइट लैम्प की रोशनी कमरे में फैली थी। टीवी की रिफ्लेक्शन से भी थोड़ी रोशनी हो रही थी। नींद से उसकी पलकें भारी हो रही थी। पहला दिन काफी टायरिंग था, इसलिए उसको बहुत तेज नींद आ रही थी। धीरे धीरे पलकें बंद हो रही थी, पर कहीं ना कहीं सार्थक का ध्यान इतने शोर में भी बाहर से आने वाले झूले की आवाज पे जा रहा था। तभी सार्थक की गर्दन पे हवा का झोंका सा आया, जिससे सार्थक की नींद एकदम से खुल गई। शायद गार्डन की ओर वाली खिड़की खुली होगी। सार्थक ने मन ही मन सोचा, पर अभी नींद के कारण वो उठना नहीं चाहता था। फिर उसको सुरेश जी की बातें ध्यान आई। उसने सोचा कहीं खुली खिड़की से चोर ना आ जाए। वो फट से उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। तभी बाहर से किसी के खुसफुसाने की आवाज आई। वो कोई अलग सी भाषा थी। सार्थक ने आवाज सुनने के लिए टीवी बंद किया। आवाज बाहर से ही आ रही थी, शायद गार्डन से। सार्थक ने जल्दी से खिड़की बंद करने के लिए पर्दा साइड करा। तभी वहां गार्डन में उसको एक औरत दिखी, जो झूले पे बैठ गार्डन के पेड़ को देख खुसफुस कर रही थी। सार्थक को डर लगने लगा। उसको लगा रात को कोई क्यों भला किसी और के गार्डन में इस तरह बैठेगा, ये कोई लोकल लड़की होगी। तभी उस लड़की ने बातें करना बंद कर दिया और झूले से उतर गई। सार्थक को लगा शायद वो जा रही है। स्ट्रीट लाइट्स दूर थी और गार्डन में कम रोशनी के कारण वो उस लड़की को ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसने पर्दे को हल्का सा और खोला और खिड़की के शीशे के करीब जाके उसको देखने लगा। वो लड़की झूले से उतरी और अचानक सार्थक की खिड़की की ओर देखने लगी।
जैसे ही सार्थक आगे की ओर हुआ, रूम में जल रहे नाइट लैम्प के साथ साथ स्ट्रीट लाइट सब बंद हो गई। बिजली जा चुकी और तभी उसके मेन डोर पे खटखटाने की आवाज आई। सार्थक इस अचानक से होने वाले एक्सीडेंट से एकदम डर गया था। उसको सुरेश जी की बातें ध्यान आने लगी। उसको लगा कि हो सकता है ये चोरों का गैंग हो जो लोगों को डरा के उनके घर में घुस के लूटते हैं। उसने ठान लिया कि वो दरवाजा किसी भी शर्त में नहीं खोलेगा। खटखटाने की आवाज 5 मिनट तक चलती रही। साथ साथ में उस लड़की की दूसरी भाषा में खुसफुसाहट भी। सार्थक ने सुरेश जी को फोन किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस शहर में लोग जल्दी सो जाते हैं और सुरेश जी तो वैसे भी बड़े थे, वो तो डेफिनेटली जल्दी ही सो गए होंगे। सार्थक ने अपने दोस्त चिन्मय को फोन लगाया। वो किसी पार्टी में था तो शोर के कारण उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। डर भी लग रहा था और नींद भी आ रही थी। वो बेड पे लेट गया और तकिए को मुंह पे रख के शोर को इग्नोर करने की कोशिश करने लगा। उसको सुरेश जी की बातें ध्यान आ रही थी। बाहर मत निकलना, इग्नोर करना, बाहर मत निकलना, इग्नोर करना। बार बार ये बात उसको ध्यान आ रही थी। तभी सार्थक को फोन आया। सुरेश जी का फोन था। सार्थक ने खुशी से फोन उठाया। हेलो सुरेश जी, सॉरी मैं आपको इतनी रात को फोन किया। वो बाहर से बहुत आवाज आ रही है। वो ना औरत। इतने में सार्थक कुछ बोलता, फोन से दूसरी तरफ से किसी यंग लड़के की आवाज आई। हेलो सार्थक, मैं सुरेश जी का बेटा हूँ ऋषभ। तुम 5 नंबर वाले बंगलों में से बोल रहे हो ना? सार्थक ने हाँ बोला। अच्छा सुनो, तुमको जो आवाज आ रही है उससे डरना मत। वो यहाँ पास में ही एक लेडी रहती है। वो बंगाल से आई है। उनको स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है। वो कई बार ऐसे नींद में चलते चलते किसी के भी यहाँ आ जाती है। शी इज हार्मलेस, डरना मत। मैं थोड़ी देर में उनको लेने आ जाऊंगा। आई नो वेयर शी स्टेज। सार्थक को चैन की सांस आई। तभी लाइट भी आ गई और बाहर का शोर भी शांत हो गया। उसको थोड़ी देर बाद एक आदमी और औरत की आवाज अपने गार्डन से आई। वो समझ गया कि सुरेश जी का बेटा ऋषभ उस लेडी को लेने आया है। सार्थक उसके बाद चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन फैक्ट्री में मन लगा के काम करने लगा। उसको रात में हुए अजीब किस्से के बारे में किसी ना किसी से तो बात करने का मन था, पर काम के प्रेशर से उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। शाम को वो उस झूले में बैठा जिस पर वो लेडी बैठी थी। उसने उस पेड़ की ओर देखा जिससे वो नींद में बात कर रही थी। पेड़ पे ढेर सारे लाल धागे और सिंदूर ताबीज टाइप की चीजें लगी थी। छोटे शहर में लोगों का अंधविश्वास सार्थक को सामने दिख रहा था। उसने सिगरेट जलाई और धुएं में इस ख्याल को जला के कुछ मिनटों बाद बुझा दिया। रात हो चुकी थी। लैपटॉप पे मूवीज देखते देखते सार्थक को नींद कब आई उसे पता ही नहीं चला। और तभी एक बार फिर उस औरत की आवाज आने लगी। तभी ऋषभ की आवाज भी आई। पर ऋषभ को कैसे पता कि वो औरत उस समय वहां थी? ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी। सार्थक ने चुपके से खिड़की से बाहर देखा। ऋषभ उसके साथ उसी की भाषा में बात कर रहा था। सार्थक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को काफी करीब से जानते थे। ऋषभ ने उस औरत का हाथ पकड़ा और उसको कहीं लेके जाने लगा। सार्थक वांटेड टू नो कि ये हो क्या रहा है। उसने चुपके से मेन डोर का दरवाजा खोला और उन दोनों का पीछा करने लगा। रात को तेज हवा चल रही थी और जल्दीबाजी में सार्थक अपनी जैकेट पहनना भूल गया। ठंड में ठिठुरते ठिठुरते वो काफी दूर तक उनके पीछे पीछे चलने लगा। एकदम सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस मध्यम सी स्ट्रीट लाइट की रोशनी और हवा के कारण अचानक से सार्थक को तेज की छींक आई और तभी सामने चल रहे ऋषभ और वो औरत दोनों के दोनों रुक गए। सार्थक बेहद डर गया और वो झाड़ी के पीछे जाके छुप गया। ऋषभ ने पीछे की तरफ देखा और सार्थक की ओर देख के अजीब सी मुस्कान दी। फिर उन दोनों ने रोड क्रॉस की और उसके दूसरी ओर बने एक खुले मैदान की ओर चले गए। वो एक गेटेड मैदान था। वहाँ शायद एक छोटा सा घर भी था और ये पूरी बात भी बेहद अजीब थी। सार्थक दबे पांव जैसे तैसे घर पहुंचा। रह रह के उसको ऋषभ की वो अजीब सी स्माइल याद आ रही थी। क्या उसने उसको देख लिया था? वो उस औरत के साथ क्या करने जा रहा था? अंधेरे और डर की वजह से उसको ठीक से कुछ नहीं दिखा। पूरी रात वो बेचैन होके करवट बदलता रहा। सुबह होते ही वो उसी जगह पे गया जहां रात को उसने ऋषभ को उस औरत के साथ देखा था। द मोमेंट वो वहां पहुंचा,
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये चीज और अजीब नहीं हो सकती थी। सार्थक के सामने एक शमशान था। हाउ द हेल? वो उस लेडी को यहाँ क्यों लाया? जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर उसने उस लेडी के साथ कुछ किया होगा। मुझे उसे रात को ही रोक देना चाहिए था। सार्थक ने न आओ देखा न ताओ। उसने झट से सुरेश जी को फोन लगाया। हेलो सुरेश जी, वो ऋषभ, प्लीज उसको फोन दीजिए। उसने उस औरत। दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा था। सार्थक को लगा कहीं ऋषभ ने सुरेश जी को कुछ ना कर दिया हो। वो झट से उनके घर की ओर भागा। सांसें चढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था उसका दिल उसकी छाती से बाहर आ जाएगा। उसने सुरेश जी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। सार्थक अंदर की ओर भागा। लिविंग रूम में सुरेश जी और उनकी वाइफ फोन हाथ में लिए उदास बैठे थे। सुरेश जी ने सार्थक की ओर देखा। तुम ऋषभ को कैसे जानते हो? तुम तो परसों ही आए हो। सार्थक को यह क्वेश्चन बेतुका लगा। सुरेश जी, जानता हूँ। आप ये बताओ वो कहाँ है? ऋषभ बाहर आओ। उनकी वाइफ तभी बोली, बेटा तुम उसको कितना भी बुलाओगे वो नहीं आएगा, बिकॉज ही लेफ्ट अस अ ईयर अगो। लेफ्ट अस? कहाँ भाग गया वो? इसका मतलब क्या है? परसों ही तो मैंने उससे बात की थी, और वो भी सुरेश जी के फोन पर। वो यहीं कहीं इस घर पे है। सुरेश जी भौचक्का होके उसकी ओर देखने लगे। क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? ऋषभ इज डेड। 1 साल हो गया है। सार्थक के रोंगटे खड़े हो गए। अगर ऋषभ मर चुका था तो परसों उसने किसको देखा था? वो था क्या? ये क्या हो रहा था उसको कुछ नहीं पता था। पर वो औरत, मैंने ऋषभ को उसके साथ अपने गार्डन में देखा था। उस पेड़ के पास। सार्थक की सांसें फूलने लगी। सुरेश जी की वाइफ ये सुन के दूसरे कमरे में भाग गई। वो बहुत डरी हुई थी। सुरेश जी ने कहा, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, एंड प्लीज डोंट जज मी। 2 साल पहले तुम्हारे घर में एक बंगाली बाबू रहते थे। उन्होंने सुचित्रा नाम की एक यंग लड़की से शादी की थी। बंगाली बाबू की उम्र 38 इयर्स की थी और सुचित्रा केवल 21 साल की थी। वो बंगाल के एक छोटे गांव से थी और उसको हिंदी भी नहीं आती थी। बंगाली बाबू हमेशा काम में उलझे रहते और सुचित्रा वहीं पार्क में बैठी रहती, अपने आप से बातें करती रहती। मेरा बेटा ऋषभ उस रास्ते से अक्सर आता जाता रहता था। बंगाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से ऋषभ को बंगाली अच्छे से समझ में आती थी। ऋषभ और सुचित्रा की दोस्ती भी इसी वजह से बढ़ने लगी। अनफॉर्चुनेटली ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। बंगाली बाबू की उम्र काफी ज्यादा थी और ऋषभ सुचित्रा के उम्र के करीब था, सो अट्रैक्शन ऑब्वियस था। एंड वन डे सुचित्रा गॉट प्रेग्नेंट। अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा ऋषभ का ही था। प्लीज डोंट जज मी। मैंने ऋषभ को बहुत बुरा भला कहा था जब उसने मुझे ये बात बताई थी। उसको घर से बेदखल करने का भी फैसला किया था। एक बार बंगाली बाबू ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उनको प्रेगनेंसी के बारे में भी पता चल गया। जब तक वो बच्चा नहीं हुआ तब तक हम में से कोई भी आराम से नहीं बैठा। बंगाली बाबू ने जानबूझ के प्रेगनेंसी घर पे करवाई, जिससे वो उस बच्चे को, प्लीज डोंट जज मी अगेन। ऋषभ और सुचित्रा चीखते रहे कि उस बच्चे को कुछ मत करना, पर बंगाली बाबू ने उनकी एक भी ना सुनी। उन्होंने उसको, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर लोग कहते हैं कि उन्होंने उस बच्चे को मार के गार्डन वाले पेड़ के नीचे दफना दिया था। सार्थक की आंखों में डर और दुख दोनों के मारे आंसू आने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और तभी सुरेश जी ने आखिरी शब्द कहे और वो वहां से चला गया। सुरेश जी ने कहा, ऋषभ और सुचित्रा ने उसी पेड़ पे लटक के सुसाइड कर ली। सार्थक ने अगले ही दिन सारा सामान पैक किया और वापस घर चला गया और इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं की। आज इस बात को 1 साल होने को आ रहा है। सार्थक अब एक नई जगह पे नौकरी कर रहा है, शहर में शोरगुल के बीचों बीच। उसको अब कोई पीस नहीं चाहिए था। He was happy in the busy city of Mumbai. पर आज भी
जब कभी भी सन्नाटा होता है तो वो उसी किस्से के बारे में सोचता है और अपने आप से पूछता है कि वो उस दिन जो हुआ वो क्या था। वो क्या था कि अगली कहानी मैं जल्द ही लेके आऊंगी। आप भी ध्यान से रहें, इत्मीनान से रहें। स्टे सेफ एंड कीप वंडरिंग अबाउट द अनसीन थिंग्स इन लाइफ। गुड बाय।